नमस्कार, एक बार फिर मैं आपके बीच में अपने चैनल अयोध्या दर्पण के साथ। मित्रों, टीजीटी पीजीटी की अभी परीक्षा होने वाली है। मेरा काम है कि जो बच्चे टीजीटी पीजीटी का जो है परीक्षा दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनका मोटिवेशन करना। इसलिए मैं जितने लोग चयन हो चुके हैं पहले टीजीटी पीजीटी में और विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं, उनके बीच में जाता हूं, उनसे बात करता हूं, आखिर उनकी क्या रणनीति रही, क्या स्ट्रेटजी रही पढ़ने लिखने की, वो मैं जानता हूं, जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिले। आज हमारे बीच में है अंकिता तिवारी जी, एक महिला हैं। आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। महिलाओं के सामने जब विवाह हो जाता है तो उनके सामने नई जिम्मेदारियां आती हैं। नई जिम्मेदारियां आती हैं तो फिर उनके सामने पढ़ने के लिए बहुत कम मौका मिल पाता है। उसमें फैमिली का मोटिवेशन बहुत मायने रखता है। तो हमारे अंकिता तिवारी जी हमारे बीच में। आप अंग्रेजी से टीजीटी में जो है कार्यभार ग्रहण कर चुकी हैं। यहाँ से मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक रामबली इंटर कॉलेज है, वहाँ पर आप कार्यरत हैं। मैं इनके घर पे आया हूँ, आप इनके हस्बैंड बैठे हैं। तिवारी जी शैलेंद्र तिवारी जी हैं, आप भी से नौकरी में हैं। तो मैडम, ये जानना चाहूँगा मैं आपसे कि सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको सफलता के लिए। धन्यवाद सर। मैडम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आप एक महिला हैं और वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के बाद आपके सामने क्या चैलेंज रहे? सर, चैलेंजेस तो बहुत थे, जैसे कि जैसे फैमिली चेंज हो जाती है और फिर माहौल अलग होता है फिर सबका। लेकिन सपोर्टिव रही फैमिली मेरे लिए काफ़ी, और हस्बैंड का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। इसी वजह से हो पाया, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाता है महिलाओं के लिए कि जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा लाद दी जाती हैं कि वो कुछ नहीं कर पाती। तो हाँ, नए परिवेश में एक बार महिला आती है कोई, तो उसके बाद समस्याएं आती हैं। जी सर। ठीक बेटा, ऐसा है, ये बताइए कि आप को इंग्लिश सब्जेक्ट आपका है, बहुत टफ सब्जेक्ट है, और हिंदी, मतलब आपका जर्नी कैसी रही? क्या पहले अंग्रेजी आपने कब से शुरू किया लेना, और आपने इस सब्जेक्ट को कैसे आपने स्वीकार किया, बताइए। सर, इंग्लिश मेरा जो है बहुत अच्छा नहीं था मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट। जैसे हाई स्कूल इंटर कोचिंग किया था मैंने, मतलब कोचिंग में मतलब उससे काफ़ी हेल्प मिलती थी, नंबर अच्छे आ जाते थे। लेकिन ग्रेजुएशन में दिक्कत हुई मुझे। तो लास्ट ईयर हम जैसे 2 साल तो लिया था मैंने, 3rd ईयर में हम छोड़ना चाहते थे, पर मेरे पापा ने मतलब बोला कि नहीं, इंग्लिश लेके चलो, क्योंकि इंग्लिश से ज़्यादा स्कोप रहता है। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो इंग्लिश तो रहेगा, कम से कम कर पाओगी। तो आपकी रुचि रही इंग्लिश में, खाली स्कोप आपने खाली वो देखा कि मतलब इसमें वैकेंसी ज़्यादा रहती, इसलिए हमने? नहीं सर, रुचि थी, लेकिन मतलब जैसे नंबर कम आते हैं ना, जैसे अब लिटरेचर सब्जेक्ट है तो उतना अच्छा नंबर नहीं आता। जैसे मेरा एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में, साइकोलॉजी था, तो उन दोनों में अच्छे नंबर आते थे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे। लेकिन इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट था कि मतलब आता आपको बहुत है, लेकिन आप जैसे नंबर उसमें गेन नहीं कर पाएंगे, नंबर कम आते हैं इंग्लिश में। ये अवध यूनिवर्सिटी में तो ज़्यादा ही दिक्कत है थोड़ी इस बात की। तो इसीलिए एमए मैंने साइको से किया, साइकोलॉजी से इंग्लिश छोड़ दिया था। और साइको से ही इसको मतलब आगे करियर बनाने की सोच रहे थे कि साइको से ही हो, लेकिन हो नहीं पाया। फिर शादी हो गई, शादी तय हो गई तो फिर हो गई। और उसके बाद फिर जैसे प्राइमरी की वैकेंसी आ रही थी, बीएड किया मैंने, उसके बाद फिर प्राइमरी की वैकेंसीज आ रही थी, तो प्राइमरी पे फोकस हो गया। पहले प्राइमरी का ही था, लेकिन फिर 72,000 वाली जब आई थी 2011 में, तो उसमें हो नहीं पाया। और एक चीज़ ये बताओ बेटा कि आपने अंग्रेजी सब्जेक्ट का, बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, आपको कहाँ दिक्कतें हुई? अंग्रेजी विषय पढ़ना अपने में ही एक चैलेंज है। सर, दिक्कत तो मुझे बहुत हुई, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के बाद इंग्लिश छोड़ दिया था। ग्रामर तो अच्छी थी मेरी, लेकिन लिटरेचर में समस्या आती थी। ग्रामर जैसे बच्चों को, घर में भी बच्चे हैं काफ़ी, तो बच्चों को पढ़ाते थे, उससे मुझे काफ़ी मतलब मदद मिलती थी। उसके बाद फिर जब कोचिंग ज्वाइन किया मैंने, तो कोचिंग से मुझे बहुत सहारा मिला। क्या कोचिंग की इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में? नहीं सर, कोचिंग तो बहुत ज़रूरी है। कोचिंग से मोटिवेशन भी मिलता है, और फिर हमें ये पता चलता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जैसे कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन उन्हें उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता, और कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है कोचिंग में, तो वो कई सालों से अगर पढ़ा रहे हैं, जैसे सर हमारे हैं, कई सालों से पढ़ा रहे हैं, वो खुद भी कैंडिडेट रह चुके हैं टीजीटी के, सेलेक्टेड हैं, तो उनको ज़्यादा आइडिया है कि क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस तो ब्रॉड है, देखने में बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन बस क्या नहीं पढ़ना है ये स्टूडेंट को पता होना चाहिए, और क्या ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है, पेपर कैसा आ रहा है। जैसे कि हम लोगों का टीजीटी है, इसमें लिटरेचर तो है, लेकिन ग्रामर का ज़्यादा रोल है, ग्रामर और वर्ड पावर। अगर आपका ये अच्छे से तैयार है तो मतलब आप
मतलब टॉप पे रहेंगे आप, पीछे नहीं हो सकते फिर आप, क्योंकि लिटरेचर ऐसा सब्जेक्ट है कि लिटरेचर आपने एक बार पढ़ लिया और मतलब तैयार हो गया, रट लिया, याद हो गया क्या क्या है उसमें कैसे। लेकिन ग्रामर है, इसमें क्वेश्चंस घुमा फिरा के देते हैं, डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं पूछी जा रही है, हाँ घुमा फिरा के देते हैं। और वर्ड पावर का भी वही है, मतलब भूलता बहुत ज़्यादा है वर्ड पावर, मीनिंग पूछ लिए, स्पेलिंग पूछ लिए, और सिनोनिम एंटोनिम है, ये सब चीज़ें रहती हैं, फ्रेजल वर्ब। अच्छा ये बताइए कि आपका सब्जेक्ट जो अंग्रेजी है, इसके लिए आप किताबों को एडवाइस कर दीजिए, बुक्स एडवाइस कर दीजिए बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं। बुक्स हैं ग्रामर के लिए के.पी. ठाकुर है, रेन एंड मॉर्टिन है, और एक बुक आती है मिरर इन कॉमन एरर, ए.के. सिंह की किताब है, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है ये वाली किताब। और के.पी. ठाकुर में रूल्स अच्छे दिए हुए हैं। एक है ढिल्लन पब्लिकेशन की डी.जी.पी., ये भी टी.जी.टी. के लिए बेटर है। और उसके बाद लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में मैंने तो नोट्स से पढ़ा है, क्योंकि नोट्स मुझे कोचिंग से मिल गए थे। और एक W.J. लॉन्ग एक बुक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, और एक एडवर्ड की बुक आती है लिटरेचर की, वो दोनों मतलब हिस्ट्री के लिए अच्छी हैं। और उसके बाद टर्म्स जो हैं, इसमें टर्म्स आता है, मतलब लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स करके एक है, उसके लिए M.H. अब्राम्स की एक किताब आती है, M.H. अब्राम्स, तो वो बुक बहुत अच्छी है। ये बताइए कि परीक्षा भवन में, एग्ज़ाम हॉल में अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। बहुत कुछ आपको आता हो, बहुत अच्छी तैयारी हो, लेकिन बच्चे कुछ 1.5 घंटे में कितना का टाइम होता है? इसका सर 2 घंटे। 2 घंटे का टाइम होता है। 2 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना होता है। पेपर सॉल्व करने की जो रिसर्ची होती है, एक स्पेशल टेक्निक होती है, उस टेक्निक पर ज़रा फोकस कर दीजिए। सर जैसे होता ये है कि जब ज़्यादा तैयारी हुई रहती है ना, तो बच्चे नर्वस हो जाते हैं। हम खुद नर्वस हो गए थे काफ़ी देर तक। जैसे हम जब गए हॉल में बैठे थे, तो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे वो हम पढ़ ही नहीं पा रहे थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे उस पर हम टिक लगा रहे थे, OMR तो नहीं भर रहे थे, पहले टिक ही लगा रहे थे। और बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़ी देर बाद हम आँख बंद किए, माता जी को याद किए, रिलैक्स हुए थोड़ा, उसके बाद फिर बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ना शुरू किए, तब मुझे वो समझ में आने लगा। जैसे थोड़ी देर पेपर मिलने के बाद एक अंदर से बहुत डर लग जाता है, जैसे लगता है कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा मतलब। और मेरे साथ के ही कई लोग हैं गोला गलत भर दिए, इसलिए उनका नहीं हो पाया, मतलब रोल नंबर गलत भर दिए। तो हमारे सर ने बताया था कि रोल नंबर आप बहुत ध्यान से भरिएगा बिल्कुल, और कोशिश करिए कि एक बार पहले पेंसिल से भर दीजिए, उसके बाद उसे पेन से काला कर लीजिए, चेक करके तब। तो हम मतलब पेंसिल तो नहीं ले गए थे, लेकिन कई लोग ले गए थे और उन्होंने पेंसिल से ही किया पहले। उसके बाद मतलब जिसको ज़्यादा ये डर लग रहा हो कि गोला भरने में गलत हो सकता है, वो पहले रोल नंबर अपना पेंसिल से भरे, और रोल नंबर गलत होने पे मतलब कॉपी ही नहीं चेक होगी आपकी ना, समस्या इस बात की हो जाती है। रोल नंबर गलत, आप कम से कम रोल नंबर अच्छे से भरिए। एक आध क्वेश्चन गलत हो गए तो उसका तो नहीं, लेकिन रोल नंबर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर वो पूरा आपका साल बर्बाद कर देता है, मेहनत पूरी आपकी बर्बाद कर देता है। उसके बाद गोला भी आप तुरंत मत भरिए, जैसे पहले आप टिक लगा लीजिए। जैसे 2 पेज आगे आपको मिले, जैसे आपने पेपर खोला, 2 पेज आपको मिले, पहले वो पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, टिक लगा लीजिए कौन सा सही कौन सा गलत। उसके बाद जितना आपने किया है वो गोला आप भर लीजिए उतने, जैसे मान लीजिए 4 इधर हैं 4 इधर, 8 क्वेश्चन हैं तो 8 गोला आप भर लीजिए, पेज पलटिए, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करिए, उसके बाद उसका गोला भरिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसको छोड़ते जाइए आप, और जल्दी जल्दी करिए, जिससे फिर आपको बाद में टाइम मिल जाए करने का। एक चीज़ और बता दीजिए कि आपने टीजीटी पहले भी दिया है और टीजीटी आप दे रही हैं, अभी आपकी 43 रैंक थी, 43वीं रैंक बहुत मायने रखती है, और ज़िले में आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, इसके लिए बधाई आपको। कितनी थी मैम? 79 सर। 79 रैंक थी मैडम की, 79 रैंक थी, आपने ज़िले में दूसरा स्थान प्राप्त किया, बहुत चैलेंजिंग है आपके लिए। और सबसे बड़ी चीज़ आपकी शालीनता और आपका संस्कार लग रहा है कि इंग्लिश के टीचर थोड़ा दूसरे उसमें रहते हैं, आप उस फार्म में नहीं, हो सकता बाद में आए, अभी पहले से नहीं कर सकते। देखिए हंसने लगे आपके हस्बैंड तो ऐसे ये बहुत आप संस्कारिक लग रही हैं, आपकी सनातन संस्कृति जो हमारे यहाँ है उसकी आप पोषक लग रही हैं। एक चीज़ ये बता दीजिए कि जो पहले का टीजीटी थी और आज का टीजीटी, चूँकि अब साक्षात्कार ख़त्म कर दिया गया है, अब इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू ख़त्म करने की वजह से थोड़ा प्रश्नों में थोड़ा कह सकते हैं जटिलता आई है, थोड़े टफ हुए हैं। जो तथ्यात्मक पहले आते थे अब विश्लेषणात्मक आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा सा आपको थारो स्टडी करना पड़ेगा, अब इस तरह काम नहीं चलना पड़ेगा। क्या ऐसा है इसमें कुछ प्रश्नों में पहले और अब में अंतर क्या है? सर पहले प्रश्न रहते थे, मतलब टफ तो पहले के हिसाब से था वो, लेकिन सर अब ये हो गया है ना कि अब मीडिया हो गया है,
हमें इंटरनेट मिल रहा है, इंटरनेट पे हमें सारा मैटर मिल जा रहा है, हम उसको तुरंत कॉपी निकलवा लिए पढ़ ले रहे हैं। या फिर यूट्यूब पे कितने सारे लोग हैं स्टोरी पूरा मतलब बता देते हैं। लेकिन पहले ये था 2013 के पहले का जो टीजीटी रहता था, उसमें ये था कि किताबों से ही सहारा रहता था। मतलब ना इंटरनेट था, ना आपके पास कहीं और से नॉलेज प्राप्त करने का साधन था कि कहाँ से हमें किसी भी स्टोरी के बारे में या किसी भी राइटर के बारे में कोई जानकारी मिलेगी ना। तो इसके लिए मतलब इसीलिए जो है क्वेश्चंस भी जटिल हो गए हैं ज़्यादा, उनके पूछने का तरीका वो हो गया है। और जो ग्रामर है, ग्रामर तो मतलब जैसे अब हम लोगों को जैसे 9th-10th का रहता है पढ़ाने का, तो ग्रामर ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें। ग्रामर आपकी अगर अच्छी है और ग्रामर पे ही आप फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कहते हैं प्रैक्टिस करिए उसकी। और हमारा तो कोचिंग में ऐसा था कि सर क्लास में ही प्रैक्टिस कराते रहते थे। मतलब ग्रामर अगर 2 घंटे की क्लास है तो 1 घंटा तो पूरा ग्रामर ही ले जाता था हम लोग का, और आधे घंटे वर्ड पावर, आधे घंटे लिटरेचर, क्योंकि उनको पता था लिटरेचर तो तैयार हो ही जाएगा बच्चों का, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रहता है, कहानी है बच्चे पढ़े। लेकिन ग्रामर ऐसा रहता है कि उसको घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चन आ रहा है, ये जो है एक टीचर ही जान सकता है, जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं को पता है कि हाँ किस तरह से घुमाएंगे क्वेश्चंस को। तो मतलब इसीलिए इस बार ही आया था एक वर्ड आया था राउंड, इंग्लिश में जो मतलब पेपर आया था, एक वर्ड आया था राउंड, ठीक है। तो राउंड, एक क्वेश्चन में राउंड एडजेक्टिव था, एक में वर्ब था, एक में नाउन था। तो मतलब इस तरह से घुमा के दे रहे हैं, वही वर्ड है, बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। और जो अच्छे से नहीं समझ पाएगा कि मतलब क्या काम कर रहा है कोई वर्ड, जैसे एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि वर्ब का कर रहा है कि नाउन का कर रहा है, तो वो नहीं समझ पाएगा। इसीलिए इसके लिए मतलब डीप स्टडी ज़रूरी है ग्रामर की। अच्छा, एक चीज़ ये है, आपको लग रहा है आप कंप्लीट अध्यापक हैं, इतनी देर से बात किया, भले थोड़ा नर्वस थी, लेकिन यह है कि कहीं से भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आपका नेचर नहीं, कंप्लीट अध्यापक वाली आपकी नेचर, एक टीचिंग का जो नेचर होता है टीचर का, उस तरह से साक्षात्कार मैंने बातचीत तो बहुत लोगों से किया, लेकिन ऐसा लगा आपने ब्रॉड स्टडी आपने किया है, बहुत खुशी हुई थी। एक मैसेज आप कन्वे कर दीजिए, जो एक कंपटीशन दे रहे हैं बच्चे, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज बोल दीजिए आप लास्ट में। सर हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब जो तैयारी कर रहे हैं वो अपना मेहनत करें और कोशिश करें कि मतलब अपने सब्जेक्ट से फोकस हटे ना उनका। जैसे अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो अब ये नहीं कि दूसरा फॉर्म भी डाल दिया है उसका भी देखना है, मतलब एक ही पे आप फोकस रखिए कि मुझे इस बार निकालना है। आप अपनी तैयारी ऐसी बनाइए कि जो है मतलब जो पेपर आने वाला है आपका इसमें होना चाहिए। मतलब क्योंकि टीजीटी का पेपर ऐसा होता है कि उसका कोई डेट तो है नहीं कि हाँ कब होगा। जैसे हम लोग 16 में फॉर्म भरे थे, उसका पेपर 3 साल बाद हुआ। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कमीशन का। जी सर। और अब की जो ये इधर तो अभी ठीक हुआ है, इलेक्शन था इसके पहले, जैसे कोर्ट का आदेश आ गया था, कोर्ट का आदेश आ गया था कि भर्ती करानी है जल्दी, उसके पहले रिजल्ट दे देना है। तो अचानक से ही मतलब हम लोगों को तो ये लग रहा था कि नवंबर तक जाएगा पेपर, लेकिन अगस्त में ही हो गया अचानक से। तो मतलब आपको हमेशा तैयार रहना है। आप बीच बीच में ये करते रहिए कि बीच बीच में आप फुल एसटी देते रहिए। उससे ये रहेगा कि आप मतलब किस लेवल पे हैं आपको पता चलता रहेगा। और उसके बाद आप हर चीज़ को कोशिश करिए कि हफ्ते में एक बार आप पूरा अपना सिलेबस टच करें ज़रूर। और रिवीज़न के लिए बहुत टाइम निकालिए, जैसे पढ़िए उसको। और मान लीजिए जैसे जो घरेलू महिलाएं हैं, हम तो जैसे काम भी करते रहते थे, यूट्यूब पे हम कहानी सुनते रहते थे। जैसे शेक्सपियर के प्लेज़ हैं, गाल्सवर्दी के हैं, वर्ड्सवर्थ के हैं, वर्ड्सवर्थ की पोएम्स हैं, तो हम ये एक्सप्लेनेशन जो है सुनते रहते थे। चंद्रा भी मैंने ज्वाइन किया था, चंद्रा इंस्टीट्यूट है इलाहाबाद का, तो उसकी ऑनलाइन कोचिंग भी मैंने ज्वाइन की थी। और उसके बाद उससे भी मुझे काफ़ी मतलब फ़ायदा मिला। उससे मुझे टर्म्स मेरे अच्छे से तैयार हो गए। जो शेक्सपियर की जो स्टोरी थी वो डीपली मैंने उससे पढ़ी है, चंद्रा से मुझे डीप स्टडी मतलब कहानियों का। और हमारे जो सर हैं इनसे मैंने ग्रामर अच्छे से और वर्ड पावर बहुत अच्छे से किया है। बाकी ये मतलब पूछने पे हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। और सर के ही सेलेक्टेड एक टीचर हैं शिववंश वर्मा सर। तो इधर बीच कोरोना काल में जब सर का बंद हो गया था कोचिंग, तो फिर शिववंश सर ने भी 3-4 महीने मतलब पढ़ाया हम लोगों को। और उससे भी मुझे लिटरेचर मेरा बहुत अच्छे से तैयार हुआ। तो 2-3 टीचर्स अगर अच्छे से मतलब 2-3 टीचर से पढ़ने का मुझे यही बेनिफिट मिला कि मतलब कौन सा टीचर किस चीज़ पे किसका क्या कमांड है। और उस पे जो है उससे ये होता है कि मतलब आपको हर चीज़ की नॉलेज अच्छे से हो जाती है पूरे सिलेबस की।
उसका मुझे बेनिफिट मिला काफ़ी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप मतलब स्टूडेंट से ये कहना चाहेंगे कि अगर हो सके तो मतलब एक्सपर्ट टीचर देखें और उससे मतलब कोशिश करें कि उनसे आप नॉलेज गेन करें। अंकिता जी का कहना है कि आप जैसे वैकेंसी निकलती है तो ये भूल जाइए कि कब इसका पेपर होगा, कितने दिन बाद होगा, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं रहती है। चुनाव था, इसकी वजह से पेपर ठीक कोर्ट का भी आदेश था। इसलिए आप लोग तैयारी को एक्सीलेंट जारी रखिए और कोशिश कीजिए एक्सीलेंट करने की। ये न कोशिश कीजिए कितने पे क्वालिफाई हो जाएंगे, इतना क्वालिफाई, मगर ये सब ध्यान न दीजिए। अपनी तैयारी करिए और मॉक टेस्ट देते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपके हस्बैंड बैठे हैं शैलेंद्र तिवारी जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा सर कि ये बताइए कि शादी के बाद एक तालमेल बैठाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली चीज़ तो समझना बहुत आवश्यक हो जाता है अपने जीवन साथी को। कोऑपरेट तो अलग सेकेंडरी हो जाता है उसके बाद में। आपने कैसे तालमेल बैठाया, कोऑपरेट कैसे किया? देखिए, कुछ चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए समय की एक मांग होती है। चीज़ें शुरुआत में दो अनजान व्यक्तियों का एक साथ जब संपर्क हो रहा है तो चीज़ों को एक दूसरे को समझने में समय लगा। शुरुआत में कुछ चीज़ें रहीं, भी धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई कि हाँ, इनका रुचि किस तरफ है, उस दिशा में ये मेहनत कर रही हैं। तो मेहनत, और तो मैं तो ये मानता हूँ कि हाँ, मेहनत आज कोई व्यक्ति कर रहा है तो मेहनत का रिजल्ट तो आपको मिलना है। अब हो सकता है रिजल्ट थोड़ा डिले हो, लेकिन मेहनत का रिजल्ट मिलना है। तो हमेशा सपोर्ट रहा कि जो भी करना चाहे, जिस दिशा में काम करने की कोशिश की या मेहनत करने की कोशिश की, उसमें हमेशा पूरा सपोर्ट रहा। और इसी का ये रहा कि हाँ, अच्छी मेहनत की और यूपी टीजीटी बीट किया। इनका हायर में जाने के लिए अभी भी दम ना, क्या आप उसके लिए प्रयास करेंगे अभी? अभी तो जो विचार है कि चूँकि अभी तो टीजीटी में हैं, तो अभी प्रयास ये है कि पहले तो पीजीटी पे स्टेप वाइज जाना है। चूँकि अभी मेरी बेटी 9 महीने की है, थोड़ा उस पर भी समय देना है। तो प्राथमिकताएं और भी हैं, तो पहले तो परिवार को प्राथमिकता देना है। तो बेटी थोड़ा बड़ी होगी तो उस पर हम है, लक्ष्य तो वही है, लेकिन क्रमबद्ध आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो पीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कि अब एमए इंग्लिश का चूँकि इनका है नहीं, एमए साइकोलॉजी से है, तो एमए एक बार इंग्लिश हो जाएगा तो इंटरनल भी हो सकता है, या आगामी एग्ज़ाम में पीजीटी डालकर अच्छी ले सकते हैं ज्वाइनिंग। उसके बाद आगे के लिए और फिर विचार किया जाएगा। क्रमबद्ध तरीके से एक एक पड़ाव पर बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद भैया, आप दोनों लोगों को अयोध्या दर्पण से बात करने के लिए धन्यवाद।